अभी पिछले साल ही गो फर्स्ट एयरलाइंस अपना आईपीओ ले आने का प्लान कर रही थी, लेकिन अभी हाल ही में गो फर्स्ट ने वॉलंटरली इंसॉल्वेंसी फाइल कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है। हालांकि एयरलाइंस के बिजनेस में दिवालिया होना कोई नई बात नहीं है। अगर 1990s से देखें तो इंडिया में बहुत सारी एयरलाइंस दिवालिया हो चुकी है। फिर चाहे वो लिबरलाइजेशन के बाद अगर हम देखें तो दामानिया एयरवेज हो गया, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस हो गया, या फिर खेमका ग्रुप का मोदी लिफ्ट एयरलाइंस हो, या फिर गवर्नमेंट की वायु दूत हो, ये सब 1990s के टाइम में फेल हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम अर्ली 2000 में देखें तो जहां एयर सहारा, एयर डेक्कन और पैरामाउंट एयरवेज जैसी बड़ी कंपनियां भी बैंक्रप्सी फाइल कर चुकी हैं। और अगर हम पिछले 10 सालों के अंदर देखें तो जहां किंगफिशर एयरलाइंस, एयर कास्टा और जेट एयरवेज जैसी बड़ी कंपनियां भी अपनी बैंक्रप्सी फाइल कर चुकी हैं। इवन अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों से स्पाइस जेट की भी हालत अच्छी नहीं है, और वहीं गवर्नमेंट की कंपनी एयर इंडिया की भी हालत बैंक्रप्सी जैसी ही हो चुकी थी। लेकिन बाद में उन्होंने जब टाटा ग्रुप को बेचा तो कंपनी कुछ अब रिकवर कर पाई है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्यों बड़ी एयरलाइंस हमेशा बैंकरप्ट हो जाया करती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े ब्रांड्स किस तरीके से गलतियां करते हैं और उन गलतियों से वो रिकवर नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ऐसी गलतियां रही गो फर्स्ट की जो कि आपको अपने ब्रांड के साथ नहीं दोहरानी है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम बताते कैसे अभी अंदर बैठ के बात करते हो, बाहर आ जाओ। This is the big corporate story tonight. Turbulence at the Indian skies as another airline is strapped for cash. Go First is filing for bankruptcy. The airline has voluntarily moved the National Company Law Tribunal. तो मैसेज आ गया कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है, और हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं रिक्वेस्ट करने के लिए उनको, तो ना फ्लाइट का ये करे टिकट दे रहे रिटर्न, ना हम लोग पेमेंट दे। 3 बजे उठ के मैं मेरठ से यहाँ के लिए आया हूँ, और यहाँ आने के बाद मुझे जानकारी हो रही है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कोई ठीक से बताने के लिए भी तैयार नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल। और तो इंडिया में एयरलाइंस के फेल होने के कई सारे रीजंस हैं, लेकिन अगर हम बेसिकली देखें तो कुल 4 ऐसे रीजंस होते हैं जिस वजह से मोस्टली एयरलाइंस फेल हो जाया करती हैं। एक्चुअली इंडियन मार्केट में कंपटीशन काफी ज्यादा है, क्योंकि लोग ट्रैवल काफी ज्यादा किया करते हैं, जिस वजह से ये जो एयरलाइन कंपनियां होती हैं ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्राइसेस काफी ज्यादा रिड्यूस करती जाती हैं, जिस वजह से मार्केट में काफी इंटेंस कंपटीशन हो जाता है और प्राइस काफी रिड्यूस होता जाता है एयरलाइन के टिकट्स का। जैसा कि अगर हम देखें तो मुंबई से न्यू दिल्ली तक के जो फ्लाइट का कॉस्ट है वो करीब 10,000 हुआ करता है। और ऐसे ही अगर हम सिमिलर फ्लाइट एक देखने की कोशिश करें तो न्यूयॉर्क से लेकर अटलांटा तक की जो फ्लाइट का कॉस्ट है वो करीब 17,000 हो जाया करता है। तो इंडिया की जो फ्लाइट की कंपनियां हैं वो अपने कॉस्ट दुनिया में बाकी जगहों से काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया करती हैं। और इसमें अगर हम इंडिया के बड़े फ्लाइट कैरियर्स देखें जैसे कि इंडिगो, तो इंडिगो अपने प्राइस काफी ज्यादा रिड्यूस कर देती है, और ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करते हैं कि अगर हम फ्लाइट के कॉस्ट काफी ज्यादा कम कर दें तो ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर हमारे पास आएंगे, तो जब ज्यादा पैसेंजर्स आएंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे हम। और इसके साथ ही जो भी अगर इन्हें लॉसेस कुछ होते हैं तो वो कुछ ऐसे जगहों पे अपने फ्लाइट के कॉस्ट रिकवर कर लिया करते हैं जहां पे कम फ्लाइट्स ट्रैवल किया करती है, वहां से इंडिगो अपने कॉस्ट रिकवर कर लेती है। लेकिन जो भी नॉर्मल छोटी कंपनीज है उनके लिए ये सारे बेनिफिट नहीं होते हैं। ये इंडिगो जैसी बड़ी कंपनीज के लिए है, क्योंकि अगर उनको एक साइड से लॉस हो रहा है तो वो दूसरी साइड से रिकवर जरूर कर लिया करते हैं। एयरलाइंस के फॉल के पीछे जो दूसरा बड़ा रीजन आता है वो होता है उनका फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि जब एयरलाइंस ट्रैवल किया करती है तो सबसे ज्यादा पैसा कंपनी का फ्यूल पे लगता है। अराउंड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका 50% कॉस्ट फ्यूल पे ही जाता है। और यहां पे क्या होता है, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स फ्यूल पे करीब 30% तक एक्स्ट्रा वैट लगा दिया करती हैं, जिस वजह से ओवरऑल फ्यूल कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाया करता है। तो जब भी फ्यूल कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा तो वहां पे कंपनीज प्रॉब्लम में आती है। और अगर आप मोस्टली एयरलाइन कंपनीज के फॉल का रीजन देखेंगे तो उसमें एक ना एक फ्यूल कॉस्ट जरूर रीजन हुआ करता है। और अगर हम एयरलाइन कंपनीज के फॉल के पीछे जो तीसरा बड़ा रीजन देखते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे कि हम देखें तो 2008 के रिसेशन के टाइम में लोग फ्लाइट्स में काफी कम ट्रैवल कर रहे थे। इसके साथ ही जब 9/11 का टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद भी काफी कम लोग इंडिया आ रहे थे, क्योंकि लोग डरे हुए थे। इसके साथ ही अगर हम अभी हाल में देखें तो कोविड-19 पेंडेमिक के बाद भी काफी कम लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो यहाँ पे एयरलाइन कंपनीज को काफी ज्यादा लॉसेज होते हैं। ये लॉसेज किस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि अगर उन्होंने किसी से फ्लाइट लीज पे लिया हुआ है तो जब फ्लाइट नहीं भी चल रही है तो भी उनको लीज के पैसे तो देने ही है। इसके साथ ही कुछ और जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं या फिर सैलरीज होती है, तो कंपनी की अगर फ्लाइट नहीं भी चल रही है तो कंपनी को वो सारे कॉस्ट तो बियर करने ही होते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का कॉस्ट तो लगता है लेकिन कंपनी रिकवर नहीं कर पाती है। तो हर 10 सालों में कुछ एक ऐसा इवेंट जरूर आता है एयरलाइन इंडस्ट्री में जिस वजह से एयरलाइन इंडस्ट्री इस तरीके से जरूर सफर करती है। अभी हाल ही का जो इवेंट था वो था कोविड-19। हो सकता है आगे आने वाले 10 सालों में भी कोई एक ऐसा इवेंट आए। वही एयरलाइंस के फॉल के पीछे जो चौथा बड़ा रीजन हमेशा उनको इफेक्ट करता है वो होता है रुपये की डिप्रिशिएटिंग कॉस्ट। मतलब जब रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती जाती है तो वहां पे फ्लाइट कंपनीज को काफी ज्यादा मुश्किल होती है। अगर हम 2019 से अभी तक देखें तो रुपये की वैल्यू करीब 20% से ज्यादा गिर गई है डॉलर के मुकाबले। तो जो भी फ्लाइट के इक्विपमेंट्स या कुछ भी बाहर अब्रॉड से खरीदना होता है तो वहां पे कंपनी से कॉस्ट काफी ज्यादा स्पीड अप हो जाते हैं, इस वजह से कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और ओवरऑल कंपनी लॉसेस में रहती है। अब यहाँ गो फर्स्ट की
केस में वॉरेन बफे का एक कोट बहुत ज्यादा फिट बैठता है कि उन्होंने कहा था कि रेपुटेशन बनाने में 20 साल लगते हैं लेकिन रेपुटेशन जाने में सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा सुटेबल होता है GoFirst के ऊपर, क्योंकि GoFirst ने अचानक से अपनी सारी मई 2023 की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, जिस वजह से कस्टमर्स के बीच में काफी ज्यादा केओस मच गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने कुछ महीने पहले ही GoFirst में अपनी फ्लाइट्स बुक किया था ताकि उनको कम कॉस्ट लगे। अब अचानक से GoFirst ने जब अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दिया तो कस्टमर्स को अब दूसरे जगह से बुकिंग करानी पड़ेगी और उसके लिए उन्हें ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो यहां बेसिकली GoFirst की 4 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स एज ए ब्रांड दिखाई देती है जो कि आपको समझना जरूरी है। GoFirst की पहली मिस्टेक है उनकी रॉन्ग प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी है। मतलब अगर कोई भी ब्रांड होता है तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके एक्सेप्शनल प्रोडक्ट। एक एक्सेप्शनल प्रोडक्ट बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसके अंदर हम क्या इंग्रेडिएंट या क्या कंपोनेंट यूज करते हैं हाई क्वालिटी का, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है बहुत एक्सेप्शनल होता है। और एविएशन इंडस्ट्री में देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है उसका इंजन। तो यहाँ इंजन जैसे इतने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के लिए कंपनीज को मल्टीपल वेंडर्स पे डिपेंड होना चाहिए, लेकिन GoFirst की यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो सिर्फ एक ही कंपनी पे डिपेंडेंट थे, प्रैट एंड विटनी, जो कि एक अमेरिकन एरोस्पेस बनाने वाली कंपनी है। प्रैट एंड विटनी GoFirst को टाइमली इंजन सप्लाई नहीं कर रही थी, जिस वजह से अगर हम देखें तो दिसंबर 2019 में इनके 7% ऐसे फ्लाइट थे जो कि उड़ नहीं सकते थे। वो आंकड़ा बढ़ के करीब 31% हो गया 1 सालों के अंदर, दिसंबर 2020 तक। और अगर दिसंबर 2022 तक देखें तो करीब इनकी 50% फ्लाइट्स जमीन पे थी क्योंकि उनके इंजन सही नहीं थे। यहां GoFirst की सबसे बड़ी मिस्टेक दिखती है कि जब उनको कई साल से प्रैट एंड विटनी के साथ इंजन्स में इश्यूज थे तो उन्होंने क्यों नहीं एक अल्टरनेटिव ऑप्शन चूज किया। यहां GoFirst की एक और बड़ी इग्नोरेंस दिखाई देती है कि दिसंबर 2019 में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने GoFirst और इंडिगो के कंपनीज को बुला के बोला था कि जो प्रैट एंड विटनी से आप लोग इंजन्स लिया करते हैं तो वहां पे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपको इंजन्स में प्रॉब्लम आए। जिसके बाद इंडिगो को यह चीज बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया और उन्होंने अल्टरनेटिव ऑप्शन देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी पहले प्रैट एंड विटनी पे ही डिपेंडेंट थे। और इसके बाद इंडिगो ने एक और अपना सप्लायर जोड़ लिया CFM इंटरनेशनल, जिससे वो इंजन्स खरीदना शुरू कर चुके। लेकिन GoFirst अभी भी वही मिस्टेक कर रहा था, वो सिर्फ एक ही कंपनी पे एंड तक डिपेंडेंट था। किसी भी ब्रांड को अपने रिस्क, रिलायबिलिटी और बिजनेस कंटिन्यूटी देखते हुए मल्टीपल सप्लायर्स पे डिपेंडेंट होना चाहिए, जिस वजह से अगर एक सप्लायर उनके पास से चला भी जाए या उससे कोई इशू आ रही है तो वो दूसरे सप्लायर से वो चीजें खरीद सकती है। और यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स होंगे तो उनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन होगा, जिससे कि आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो काफी चीप प्राइस में मिलेगा। इसके साथ ही बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी तो उनको पता है आप दूसरे सप्लायर के पास चले जाएंगे। तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी इससे हुआ करता है और ओवरऑल ब्रांड को ही फायदा होता है। यहाँ एक सिनेरियो और होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने वेंडर्स के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो अगर आपने पार्टनरशिप किया भी है तो जितने भी क्लॉजेज है आपको उसको बहुत ही क्लियरली पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही आपके जो भी पार्टनरशिप है आप उसको कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये सब चीजें कंपनीज पहले से फाइनलाइज अगर कर लेती है तो आगे जाके उनको ऐसे बड़े इश्यूज नहीं देखने पड़ते हैं। GoFirst की दूसरी बड़ी मिस्टेक है उन्होंने काफी पुअर प्लानिंग और कम्युनिकेशन किया अपने कस्टमर और एम्प्लॉइज के साथ। अगर कोई भी कस्टमर फ्लाइट बुक करता है तो उसको फ्लाइट के टेक्निकलिटीज से कोई मतलब नहीं होता है, फिर चाहे वो एयरक्राफ्ट बोइंग का हो या एयरबस का हो या फिर उसमें इंजन CFM इंटरनेशनल के लगे हो या प्रैट एंड विटनी के लगे हो, उससे कस्टमर को कोई भी मतलब नहीं होता है। कस्टमर को सिर्फ समय पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, इसके साथ ही उसको चीप प्राइस में वो टिकट्स मिल जाया करे, इसके साथ ही उसको मिनिमम हैसल के साथ वो अपनी डेस्टिनेशन पे जा सके, इसी से कस्टमर को मतलब होता है। और यहाँ GoFirst ने इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं किया अपने कस्टमर्स के साथ और उन्होंने सडनली अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दिया, जिस वजह से कस्टमर्स को हैसल का सामना करना पड़ रहा है। जब कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी तो कंपनी को यह बात क्लियरली पता थी, तो उन्होंने फ्लाइट्स की बुकिंग लेनी ही नहीं चाहिए थी। इसके साथ ही अगर फ्लाइट उन्हें सस्पेंड करना था तो उन्हें प्रॉपर कम्युनिकेशन कस्टमर्स के साथ अपने करना चाहिए था। और अगर कस्टमर को लॉसेज हो रहे थे तो उन्हें वो लॉसेज भी पे करने चाहिए थे, तभी तो एक ब्रांड की वैल्यू बनती है कि वो अपने कस्टमर के लिए कितना ज्यादा सोचता है। यहाँ ओवरऑल GoFirst के नाम पे डेंट पहुंचा है। अगर आप देखें तो उनके खिलाफ काफी ज्यादा आपको सोशल मीडिया, उसके बाद टीवी मीडिया पे काफी नेगेटिव कमेंट्स लोगों के दिखाई देंगे और काफी नेगेटिव स्टोरीज चल रही थी। ये सब अगर कंपनी अच्छे से कम्युनिकेट किया होता अपने कस्टमर से कि हम काफी मुश्किल स्थिति में हैं और हमें कुछ टाइम लगेगा, हम टिकट्स कैंसिल कर रहे हैं, तो कस्टमर्स भी उसको बहुत ही अच्छे से समझते और वो अच्छा डिसीजन भी लेते और कंपनी के लिए इतना नेगेटिव टॉक्स नहीं होता मार्केट में। तो यहाँ पे ब्रांड अपने कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा वीक है। तीसरी बड़ी मिस्टेक GoFirst की है कि उन्होंने अपना ब्रांड प्रॉमिस नहीं फॉलो किया। साल 2021 में कंपनी ने गो एयर के नाम को रीब्रांडिंग करके GoFirst बनाया और कंपनी ने अपने आप को अल्ट्रा लो कैरियर फ्लाइट की तरह मार्केट में पोजीशन किया। और यहाँ कंपनी का प्रॉमिस था कि वो काफी सस्ते फ्लाइट के टिकट लोगों को देंगे, इसके साथ ही फ्लाइट काफी ज्यादा क्लीन होगी, लोगों को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में कोई ज्यादा हैसल नहीं करना होगा, उनको ऑन टाइम परफॉर्मेंस दिया जाएगा और हमेशा कस्टमर फर्स्ट अप्रोच कंपनी फॉलो करेगी। लेकिन अभी जैसे ही उन्होंने फ्लाइट सारी
ही कैंसिल कर दिया, तो इससे बहुत ही क्लियरली दिखता है कि कंपनी अपने ब्रांड पोजीशनिंग में क्या बोल रही है और रियलिटी ग्राउंड पे क्या है, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। कंपनी कहती है कि हम कस्टमर को सबसे आगे रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ कंपनी के प्रोमिसेस में दिखाई नहीं दे रहा है। इस सडन फ्लाइट के सस्पेंशन से कस्टमर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ और ओवरऑल ब्रांड की आइडेंटिटी पे डेंट पहुंचा है। यहाँ पे कंपनीज ने जो भी बातें प्रॉमिस किया था उस वैल्यूज को अपने अंदर उन्होंने समझा ही नहीं, ये बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। तो अगर आपके ब्रांड को ऐसी सिचुएशंस अवॉइड करनी है, तो अगर आप कोई भी ब्रांड प्रॉमिस करते हैं तो काफी ज्यादा रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, और आपके ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप कोई भी प्रॉमिस करें कि आप वो चीज अचीव कर सके और वो कस्टमर को वो वैल्यू आपके प्रोडक्ट में दिखाई देनी चाहिए। चौथी प्रॉब्लम गोफर्स्ट की दिखाई देती है उनकी फाइनेंशियल मिसकैलकुलेशन, क्योंकि जैसे ही कंपनी ने अपने लो कॉस्ट कैरियर लॉन्च किया था, मतलब कम प्राइस के फ्लाइट्स लॉन्च किए थे, उसके बाद से कंपनी के ऊपर डेट का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इसके साथ ही उनकी सेल्स काफी तेजी से गिर रही थी, जिसने कंपनी को काफी सीवियरली इंपैक्ट किया। गोफर्स्ट ने ऐसा बताया कि उनके इंजन्स ठीक नहीं थे, जिस वजह से उनको करीब 10,800 करोड़ का लॉस हुआ है, और ये प्रैट एंड विटनी की वजह से हुआ है। लेकिन ये प्रैट एंड विटनी की वजह से नहीं हुआ, ये तो कंपनी की खुद की प्रॉब्लम थी कि उन्होंने मल्टीपल सप्लायर्स क्यों नहीं देखे। और फ्लाइट्स अगर आपकी नहीं चल रही है तो आपको अपने एक्सपेंसेस तो पे ही करने हैं, क्योंकि आपको पार्किंग फीस देना है, आपने जिस कंपनी से लीज पे फ्लाइट लिया हुआ है वो पैसे आपको देने हैं, इसके साथ ही आपको जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे तो आपको पे करने ही होते हैं। तो अगर आपका फ्लाइट पार्किंग में है तो आप ज्यादा लॉस कर रहे हैं। गोफर्स्ट के ऊपर अभी करीब 11,000 करोड़ का डेट है, जिसमें उन्होंने कुछ लेंडर से पैसे लिए हैं, बैंक से पैसे लिए हैं, इसके साथ ही उन्होंने जिनसे फ्लाइट लीज पे लिए हैं अभी उनको उनके पैसे पे करने हैं। तो जैसे ही कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइल किया तो यहाँ पे काफी मुश्किल दिखाई देता है कि लोगों का हाफ पैसा भी रिकवर हो जाए, तो बड़ी बात है ये। और ये चीज शेयर मार्केट के थ्रू भी बहुत ही क्लियरली दिखाई देती है कि जिस दिन गोफर्स्ट ने बैंक्रप्सी फाइल किया उसके बाद जिन कंपनी से इनको डेट दिया हुआ था उनके स्टॉक्स में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कंपनीज को अपने फाइनेंशियल बहुत ही क्लोजली देखने चाहिए। इसके साथ ही कंपनी में काफी ज्यादा इफेक्टिव ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए अपने लैंडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। जहां आपको पैसे देने हैं और जहां से आपको पैसे आ रहे हैं, उन दोनों जगह आपको काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और एक अच्छा कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने ब्रांड के साथ। तो गोफर्स्ट भारत की कभी फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन थे और इसने ये चीज काफी सालों की मेहनत के बाद अचीव किया था। अगर हम देखें तो 2019 में गो एयर को यूएस की इंटरनेशनल ब्रांड कंसल्टिंग कॉर्पोरेशन ने इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड के तरह रिकॉग्नाइज भी किया था। तो अब यहाँ पे ब्रांड को अगर कम बैक करना है तो ब्रांड को काफी ज्यादा अपना ट्रस्ट मार्केट में बनाना पड़ेगा, अपने लोगों के साथ ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, जिसमें काफी सारा समय और काफी सारा हार्डवर्क लगेगा, आने वाले इसमें काफी टाइम लग जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम पूरे सेक्टर को देखें, इंडिया के एविएशन सेक्टर में, तो जहां स्पाइस जेट भी एक बड़ा कंपटीशन दे रही थी इंडिगो को, वो अभी मार्केट में अभी फेल हो चुकी है। तो अगर स्पाइस जेट रिकवर करती है और उसके बाद अगर गो फर्स्ट फिर से मार्केट में वापसी करती है तो इनको आने में अभी कुछ साल लग जाएंगे और तब तक हमें मार्केट में एक डुओपोली देखने को मिल सकती है। जहां पे अभी टाटास ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा है, तो टाटा इस समय इंडियन एविएशन सेक्टर में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही इंडिगो तो इंडिया का 55% मार्केट रूल ही कर रहा है। तो आने वाले टाइम में आपको दिखाई देगा कि इंडिया में एक डुओपोली चलेगी कि इन दोनों कंपनीज ने मार्केट को पूरा कैप्चर कर रखा है। अगले कुछ सालों तक आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई देगा और इस वजह से जब डुओपोली होती है तो वो कस्टमर्स के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे दो कंपनीज अपनी मर्जी की चीजें चलाया करती हैं। तो यहां पे आपको ये भी दिख सकता है कि दोनों कंपनीज अपने प्राइसेस थोड़ा बढ़ा दे मार्केट के नॉर्मल रेट से, क्योंकि कंपटीशन में बाकी कोई और है नहीं। तो यही दोनों कंपनीज मार्केट में राज कर सकती हैं आने वाले कुछ सालों में। ऐसा कुछ देखने को सिचुएशन मिल सकता है इंडिया के एविएशन सेक्टर में। आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि क्या गो फर्स्ट फिर से मार्केट में रिकवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर मार्केट में डुओपोली ही चलेगी इंडिगो और एयर इंडिया की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट ऑप्शन में जरूर आप अपना व्यू लिख के बताया करिए, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।